हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जीएस एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव देखा था। तो ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। अब हम उससे ही रिलेटेड जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो हैं क्वेश्चंस देखेंगे, जो या तो आईएएस जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, या यूपीपीसीएस या यूकेपीसीएस में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और विभिन्न एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता था। और इस शब्दावली के जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये शब्द है ये ब्रिटिश आयात से जुड़ा हुआ है। जो ब्रिटिश वस्तुएं आयात की जाती थी इंडिया में, उसमें जो प्रेफरेंस उनको ब्रिटिश वस्तुओं को मिलता था, ये उससे जो रिलेटेड शब्द है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आईएएस 2011 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो ये है कि भारत में उपनिवेशित शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। सबसे पहले हम होम चार्ज को समझते हैं। होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस भारत सचिव द्वारा, या जो भारतीय सचिव था इंग्लैंड में जो भारतीय सचिव था उसके द्वारा व्यय किया गया इस शुल्क था। और इसके अंतर्गत जो भारतीय सार्वजनिक ऋण, जो रेलों पर लगाई गई जो पूंजी थी, वो इसमें ऐड थी। और भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्रियों की जो लागत थी, वो भी इसके अंतर्गत ऐड थी। और इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क भी इसके अंदर ऐड थे। और 1919 तक भारतीय राजस्व सचिव का जितना भी खर्च था वो इसके अंदर इंक्लूड था। अब हम पहला जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए लगाई गई निधि इसमें सम्मिलित थी। हाँ, ये बात सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों जितने भी थे, अंग्रेज कर्मचारी, उनके वेतन और पेंशन इसके अंतर्गत प्रयोग में थी। हाँ, यह बात सही है। इसमें जो उनकी पेंशन और भत्ते थे वो इसके अंतर्गत इंक्लूड थे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं थी। और ये क्योंकि ये भारत के बाहर हुए युद्ध थे, इसका भारत से कोई संबंधित नहीं था, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं थे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन था कि लंदन ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई गई निधि, और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन इसके अंदर इंक्लूड थे। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ओनली 1 और 2 सही आंसर है इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अगर हम बात करें इस्तमरारी बंदोबस्त की, तो स्थायी बंदोबस्त भी इस्तमरारी बंदोबस्त को ही कहा जाता है। ये अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त या मालगुजारी बंदोबस्त। इस सभी का नाम इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त या मालगुजारी बंदोबस्त की जो स्थापना की थी वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त की स्थापना की थी। यह बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कुल 19% पर ये लागू था। और इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से इसमें थे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त को समझते हैं, तो
तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो मेनली दक्षिण भारत में लागू किया गया था। दक्षिण भारत में इसको लागू करने का यह कारण था क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े भूखंड और बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, तो वहाँ पर जो मेन संबंध जो सरकार ने स्थापित किया था वो किया था रैयतों से संबंध स्थापित किया था। अब अगर हम देखें जो पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया गया था। हाँ, यह बात सही है क्योंकि लगान जो वसूल कर रही थी सरकार वो सीधे किसान या रैयत से कर रही थी। और जो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। हाँ, क्योंकि सरकार जो है रैयतों को या छोटे किसानों को ही छोटे छोटे भूखंड या छोटे छोटे जो भूखंड हैं उनको रैयतों को प्रदान कर रही थी। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण या मूल्य निर्धारण किया गया था। यह बात सही है, उनका मूल्य निर्धारण करके या उसका सर्वेक्षण करके सरकार ने कर निर्धारित किया था। तो अगर हम देखें कि हमारे कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। जो अगर हम देखें तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही है, 1 और 2, 3 तीनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शंस की जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल अगर हम बात करें हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था स्थायी बंदोबस्त। तो हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी जो बंदोबस्त लागू था वो था स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा देखते हैं हम वो है मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में कैप्टन रीड द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था लागू की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो लागू थी। तो अगर हम देखें मद्रास और बम्बई दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही हैं, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। अगर हम यहाँ पर उत्सारण सिद्धांत को समझें तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ से संबंधित है, मतलब धन के निष्क्रमण से ही ये सिद्धांत संबंधित था। तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक ने इससे संबंधित स्थापित किया तो ये सही नहीं है। आरसी दत्त भी इनसे संबंधित थे, उनको विश्वास था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। आरजी नन्ना ने भी इसकी आलोचना की थी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सर सैयद अहमद खां ये ऑप्शन यहाँ पर सही है क्योंकि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का विरोध किया था और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनका संबंध था जो इनकी चाटुकारिता में लगे हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो जो इन्होंने चुनाव लड़ा था वो लड़ा था उदारवादी दल के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसको लिबरल पार्टी भी कहा जाता है। तो लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और 1892 में ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि किसने यह विचार किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक जो नीति है वो घिनौनी है। तो ये जो विचार था ये था कार्ल मार्क्स का विचार। कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति की इन्होंने बहुत आलोचना की थी। कहीं ना कहीं ये जो भारतीय व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं इनके अंदर रोष उत्पन्न हुआ था और उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पूंजीवाद का आर्थिक आलोचक था। तो अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1870 से 1905 के बीच जो ब्रिटिश शासन का जो रुख था, जो आर्थिक पहलू थे उनको विश्लेषित किया। सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था, 3 लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे और आईसीएस अधिकारी रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। इन तीनों के अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम थे, जीवी स्वामी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले, पृथ्वी चंद्र राय समेत अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे जिन्होंने जो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके हर पहलू को गहराई से उसका विश्लेषण किया और सबके सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के आर्थिक विकास के जो रास्ते में वो जो सबसे बड़ी बाधक है वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद ही सबसे बड़ी बाधक है।
तो जो हमारा जो ऑप्शंस होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शंस होगा, क्योंकि तीनों ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जो शासन था उसमें जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं उसकी आलोचना की है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत किसको माना जाता है। तो ये माने जाते हैं सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन दक्षिण भारत में सिंचाई अभियंता थे और दक्षिण भारत के राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें और इस तरह की वीडियोस को जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।